नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जिसने उत्तरी अमेरिका के इतिहास को ना कुछ घंटों के लिए जैसे थाम ही दिया था। हम बात कर रहे हैं साल 2003 के उस बड़े बिजली गुल होने की, वो ब्लैकआउट। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लैकआउट रिकॉर्ड किया गया है। आप सोचिए, अगस्त की एक बिल्कुल आम सी दोपहर थी और देखते ही देखते अंधेरा। करीब 5 करोड़ लोग बिना बिजली के। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं वो बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली चीज ने इतने बड़े सिस्टम को ठप कर दिया। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और ये वाकई में ना बड़ा दिलचस्प केस है। ये दिखाता है कि ये जो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं कितने नाजुक हो सकते हैं अंदर से। मतलब एक छोटी सी चूक और उसका असर कितना बड़ा और अप्रत्याशित हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 2003। दोपहर का वक्त था। गर्मी जोरों पर थी। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में, कनाडा में भी तो एयर कंडीशनर वगैरह खूब चल रहे थे। हाँ, यानी बिजली की डिमांड, जिसे लोड कहते हैं, वो काफी ज्यादा थी। बिल्कुल। तो करीब 3 बजे के आसपास ओहायो में एक बड़ी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन थी। फर्स्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन की थी शायद वो। हाँ, वही। तो वो लाइन ना कुछ ज्यादा ही नीचे लटक गई। गर्मी से तारे फैल जाते हैं। अच्छा। और वो पेड़ों की डालियों से छू गई। देखिए, आमतौर पर ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं मानी जाती। पावर ग्रिड में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सिस्टम में ना ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होता है, रिले वगैरह लगे होते हैं। जैसे ही कोई लाइन पेड़ से या जमीन से टच होती है, उसे फौरन पहचानकर उस लाइन को बाकी ग्रिड से अलग कर देना चाहिए। हाँ, एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल, ताकि फॉल्ट फैले नहीं। और उस लाइन ने ट्रिप भी किया, मतलब वो बंद तो हुई। हाँ, लाइन बंद हुई, लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। अच्छा। वो जो कंट्रोल रूम था जहाँ इंजीनियर्स बैठकर पूरे ग्रिड पर नजर रखते हैं, हाँ, जहाँ सारी जानकारी आती है, वहाँ एक बहुत जरूरी अलार्म सिस्टम ने ही काम नहीं किया। अरे मतलब उन्हें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी। उनके एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ना, हाँ। उसमें एक बग था। कुछ रेस कंडीशन जैसा बता रहे थे। मतलब उस वक्त सिस्टम पर लोड इतना ज्यादा था और चीजें इतनी तेजी से बदल रही थीं कि वो सॉफ्टवेयर अलार्म को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। ओहो, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे थे, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके सिस्टम की एक अहम लाइन, एक 345 किलोवोल्ट की लाइन, बंद हो चुकी है। हाँ, वो तो यही समझ रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल, वो एक तरह से मतलब अंधेरे में ही काम कर रहे थे, बिना ये जाने कि सिस्टम पर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। हाँ, जो स्क्रीन पर उन्हें दिख रहा था वो असलियत नहीं थी। हाँ, ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी होती है ना, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ऐसे हालात में। और आगे जो हुआ उसमें इसका बड़ा हाथ था। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं। मतलब कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई होगी। सही बात है। अब वो जो लाइन बंद हुई थी, उसका सारा बिजली का बोझ फिजिक्स के नियम से अपने आप पास वाली दूसरी ट्रांसमिशन लाइनों पर चला गया। हाँ, लोड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहीं पर बात और बिगड़ गई। बिल्कुल। दिक्कत ये थी कि जैसा आपने कहा, गर्मी थी, डिमांड ज्यादा थी, तो वो जो दूसरी लाइनें थीं वो भी पहले से ही अपनी कैपेसिटी के बिल्कुल करीब चल रही थीं, फुल लोड पर थी लगभग। अच्छा। तो जब उन पे इस बंद हुई लाइन का एक्स्ट्रा बोझ आया, तो वो भी ओवरलोड हो गई, ज्यादा गर्म होने लगी और नीचे लटकने लगी। और कुछ ही मिनटों में उनमें से एक और लाइन पेड़ों से छू गई और वो भी ट्रिप हो गई। और बस यहीं से शुरू हुआ वो जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर। हाँ, डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल। एक के बाद एक। जैसी दूसरी लाइन बंद हुई, उसका लोड तीसरी और चौथी पर गया, जो पहले से ही तनाव में थी। हाँ, तो वो भी ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाई और बंद हो गई। और हर बंद होती लाइन अपना बोझ बाकी बची हुई लाइनों पर डालती जा रही थी। और ये बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ, अविश्वसनीय तेजी से। आप सोचिए, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो प्रॉब्लम ओहायो में एक छोटे से एरिया में शुरू हुई थी, वो बिजली की रफ्तार से पूरे इंटरकनेक्टेड ग्रिड में फैलने लगी। मतलब मिशिगन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और बॉर्डर पार करके कनाडा में ओंटारियो तक। पावर प्लांट्स खुद को बचाने के लिए ग्रिड से फटाफट अलग होने लगे ताकि उनके अपने उपकरण खराब ना हो। एक के बाद एक इलाका अंधेरे में डूबते चले गए। ये कोई भारी हमला या कोई बड़ा धमाका नहीं था। नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं फटा, कोई जनरेटर नहीं उड़ा। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम के अंदर ही अंदर एक के बाद एक सेफ्टी मेजर के फेल होने
और लोड के बेकाबू होके शिफ्ट होने का नतीजा था। मुझे याद है मैंने पढ़ा था शायद सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 21 पावर प्लांट बंद हो गए थे। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि ये सिस्टम कितना ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है और कितना संवेदनशील है। कुछ ही मिनटों में 500 से ज्यादा जनरेटिंग यूनिट्स ऑफलाइन हो गई थीं। सच में ये घटना इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो बड़े बड़े ग्रिड है ना, ये एक जटिल इकोसिस्टम जैसे हैं। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। एक हिस्से में अगर गड़बड़ी होती है तो पूरा सिस्टम हिल सकता है, खासकर तब जब आपकी निगरानी, आपका मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर हो। और यहाँ तो वही हुआ। सॉफ्टवेयर बग ने मॉनिटरिंग को बेकार कर दिया। हाँ, और अलग अलग ग्रिड ऑपरेटर्स के बीच जो तालमेल होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए रियल टाइम में, उसमें भी कमी थी। किसी को भी पूरी पिक्चर साफ नहीं दिख रही थी जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। और जमीन पर इसका असर क्या थे परिणाम? परिणाम तो भयानक थे। जैसा आपने शुरू में बताया, 5 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे प्रभावित हुए। 8 अमेरिकी राज्य और कनाडा का एक पूरा प्रांत। हाँ, शहरों में ट्रैफिक लाइट्स बंद। सोचिए सड़कों पर क्या हाल हुआ होगा। केओस। सबवे, ट्रेनें जहां थी वहीं रुक गईं। लाखों लोग घंटों तक लिफ्टों में फंसे रहे या अंडरग्राउंड ट्रेनों में। पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि वाटर पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम चरमरा गया, मोबाइल टावर बंद। और इकोनॉमी पर नुकसान कितना हुआ होगा? आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया था करीब 6 से 10 अरब डॉलर के बीच। इतना ज्यादा? हाँ, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, स्टॉक एक्सचेंज को जल्दी बंद करना पड़ा, दुकानें, दफ्तर सब बंद। ये आंकड़े हमें असल में आईना दिखाते हैं कि हमारा जो पूरा मॉडर्न जीवन है वो बिजली की लगातार सप्लाई पर कितना ज्यादा टिका हुआ है। कुछ घंटे बिजली ना हो तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों घुटनों पर आ जाते हैं। तो क्या इस बड़ी घटना के बाद कुछ बदला, कुछ सबक सीखे गए, कुछ किया गया? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद अमेरिका और कनाडा ने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई थी। उन्होंने पूरी घटना की बहुत गहराई से जांच की और उनकी रिपोर्ट ने कई सारी कमियों को उजागर किया। जैसे कि पहली चीज तो वही, पेड़ों की छांटाई का ठीक से ना होना। वो पहली लाइन पेड़ों से छूने ही नहीं चाहिए थी अगर मैनेजमेंट ठीक होता। अच्छा, यानी बेसिक मेंटेनेंस में कमी। हाँ। दूसरी, ग्रिड की रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को आंकने और बनाए रखने में नाकामी। तीसरी, अलग अलग ग्रिड ऑपरेटर्स के बीच रियल टाइम में जानकारी शेयर करने और तालमेल बिठाने की कमी। कम्युनिकेशन गैप। और चौथी, जाहिर है, वो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर का बग, जिसने अलार्म को बजने ही नहीं दिया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक चीज गलत हुई, कई सारी चीजें एक साथ गलत हुई, तब जाकर इतना बड़ा ब्लैकआउट हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। कई छोटी छोटी कमजोरियां एक ही समय पर सामने आ गईं। इस जांच के नतीजों के आधार पर फिर दोनों देशों में बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता के लिए कड़े नियम बनाए गए और सबसे जरूरी बात, उन्हें अनिवार्य मैंडेटरी बनाया गया। अच्छा, पहले वॉलंटरी थे क्या? हाँ, पहले काफी हद तक स्वैच्छिक थे, लेकिन अब उनका पालन करना जरूरी हो गया। इसमें पेड़ों की रेगुलर कटाई छटाई, ऑपरेटर्स की बेहतर ट्रेनिंग, ग्रिड की हालत की बेहतर मॉनिटरिंग और डेटा शेयरिंग, ये सब शामिल हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात सोचने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस कहते हैं। हाँ, ये एक अहम कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि जब सिस्टम में छोटी मोटी गड़बड़ियां या अलार्म बार बार आते रहते हैं और उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, तो धीरे धीरे ऑपरेटर्स या मैनेजमेंट उनके आदी हो जाते हैं, उन्हें वो नॉर्मल लगने लगता है। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर उस दिन अलार्म बज भी गया होता तो क्या उस पर उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही जल्दी एक्शन लिया जाता जितनी जरूरत थी, या उसे भी एक और रूटीन अलर्ट समझ लिया जाता? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल पहलू है जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं। बार बार आने वाली जो झूठी या छोटी चेतावनियां होती है ना, वो हमें असली बड़े खतरे के प्रति थोड़ा सुस्त बना सकती हैं। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी सुधार देना ही काफी नहीं होता। ऑपरेशनल कल्चर कैसा है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं, इन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें लगातार चौकन्ना रहना होगा और छोटी से छोटी असामान्य बात को गंभीरता से लेना होगा। तो अगर हम इसे समेटें तो 2003 का ये महा ब्लैकआउट असल में एक पेड़ से छूती हुई तार, एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी और आपसी तालमेल की कमी का नतीजा था, जिसने उत्तरी अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया और ये दिखा दिया कि हम बिजली पर कितने निर्भर हैं। बिल्कुल, ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे ये जो आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स होते हैं, इनमें रिस्क एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फैल सकता है और कई गुना बढ़ सकता है।
ये अच्छी निगरानी, मजबूत कम्युनिकेशन और कड़े नियमों की अहमियत को भी जोरदार तरीके से सामने लाता है। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, और वो सवाल शायद ये है जो हमें अपने स्रोतों से थोड़ा आगे ले जाता है, पर इसी घटना की बुनियाद पर है कि अगर 2003 में, जब तकनीक शायद आज के मुकाबले थोड़ी कम जटिल थी, थोड़ी कम इंटरकनेक्टेड थी, तब एक ऐसी घटना हो सकती थी, तो आज की दुनिया का क्या? आज हमारे एनर्जी ग्रिड और भी स्मार्ट हैं, ज़्यादा डिजिटल हैं, ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारा इंटरनेट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरे पर निर्भर है। तो क्या इन आधुनिक, ज़्यादा पेचीदा व्यवस्थाओं में ऐसी ही या शायद इनसे भी बड़ी कुछ अनजानी कमजोरियां छुपी हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। वो कौन से अनदेखे ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर बग्स या ऐसे इंटरैक्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है और जो किसी अगले बड़े कैस्केडिंग फेलियर को जन्म दे सकते हैं? इस संभावना पर गंभीरता से सोचना और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर करते रहना शायद 2003 के ब्लैकआउट का सबसे बड़ा और स्थायी सबक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।